टाइम जो है वो ईरान की साइड पर है, टाइम अमेरिका की साइड में नहीं है। हर दिन जो बीत रहा है उसमें अमेरिका की क्रेडिबिलिटी गिर रही है दुनिया में। जब हम ईरान को अभी देखते हैं तो एक तो ये है कि उसने पूरी दुनिया को ये बताया है कि एसिमेट्रिक वॉर किस तरह से लड़ी जाती है, उसका एक मॉडल पूरा दुनिया के सामने पेश किया है। पाकिस्तान आज एक ऐसा मुल्क है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में तीनों बड़ी ताकतों के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं, और वो ऐसा मुल्क है जो कि सब रीजनल पावर समझती है। एक तरफ ईरान के सिग्नेचर, एक तरफ अमेरिका के सिग्नेचर और नीचे मीडिएशन में शहबाज शरीफ के सिग्नेचर, इससे पाकिस्तान की पोजीशन किस तरह से बदली है? अगर आप देखिएगा जो एमओयू साइन हुआ है, जो ईरान ने एमओयू साइन करा है, उसमें लिखा हुआ है इस्लामाबाद एमओयू। तो क्या कंप्लीटली भारत सरकार, नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि हम हैं तो ग्लोबल साउथ का हिस्सा, लेकिन हम खड़े हैं ग्लोबल नॉर्थ की तरफ, और ऐसी क्या मजबूरी है? अमेरिका को नहीं पता है उसके सैनिकों को कि वो क्यों लड़ रहे हैं। इससे बहुत फर्क पड़ता है। जो ईरान के जो कमांडर्स हैं उनको मालूम है हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारी सर्वाइवल की बात है। अभी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि पूरी तरीके से ईरान के फेवर में है? क्या जो कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि वो जीसीसी का सबसे ताकतवर मुल्क है हर तरीके से, क्या आप उससे अग्री करते हैं? अच्छा, अब सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम जो आती है प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए, अगर ये बेसिस यहाँ से हट जाती है तो उसका मतलब ये है कि पेट्रो डॉलर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और कोई ऐसा कंट्री नहीं है दुनिया का जो खुलकर इजराइल के साथ खड़ा होना पसंद करता हो, क्योंकि उसके साथ जेनोसाइडल कंट्री का एक तरह से एक टैग लग गया है। तो दो बड़ी ताकतें खड़ी हैं ईरान के साथ, और जीत जो है मैं कहूंगा ना चाइना की है ईरान वॉर में, ना रशिया की है। जीत ग्लोबल साउथ कंट्रीज की है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। नाउस में हम डेटा और ग्राउंड रियलिटी। पहले पाकिस्तान ने जिस तरह से इस पूरे के पूरे मीडिएशन में जो रोल निभाया है, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री, चीन की उससे दोस्ती है, रशिया से है, सऊदी अरब से है, अमेरिका से भी उसकी दोस्ती है, ईरान भी उसका दोस्त है। यानी कि अगर दो की जगह 4-5 हाथ भी होते तो तमाम हाथों में उसके लड्डू फिलहाल नजर आ रहे हैं। ये फिलहाल जो उसने मीडिएशन किया है, एक तरफ ईरान के सिग्नेचर, एक तरफ अमेरिका के सिग्नेचर और नीचे मीडिएशन में शहबाज शरीफ के सिग्नेचर, इससे पाकिस्तान की पोजीशन किस तरह से बदली है? और क्या आपको लग रहा है कि पहले से ज्यादा पावरफुल क्या पाकिस्तान भी हुआ है? और अगर ऐसा है तो ये भारत के लिए कितने खतरे की बात है? देखिए, पाकिस्तान की कहानी मैं आपको शुरू करके बताता हूं ऑपरेशन सिंदूर से। ऑपरेशन सिंदूर लड़ाई जो थी वो सिर्फ 4 दिन की थी, पर उस 4 दिन की लड़ाई के बाद अमेरिका ने ये फैसला किया, जो उन्होंने लिखा हुआ है अपनी कांग्रेस, यूएस कांग्रेस रिपोर्ट में 2025 की, कि इन 4 दिन की लड़ाई के अंदर जो क्लैश हुआ था पाकिस्तान ने इंडिया से बेहतर किया है। उसी का नतीजा था कि 2025 के एंड में जो पाकिस्तान और सऊदीज हैं उनका डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, याद करिएगा। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के मिलिट्री ताल्लुकात पहले नहीं थे, वो 70s से हैं, पर ये पहली बार हुआ कि उनका एक फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है पाकिस्तान के सैनिक होंगे वेस्ट एशिया में। उसके बाद आप देखिएगा कि ये लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई के शुरू होते ही क्या हुआ, पाकिस्तान पहले तो फैसिलिटेटर बना। क्यों फैसिलिटेटर बना? क्योंकि पाकिस्तान के सिंदूर के कारण, जिसमें सिंदूर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उनके रिश्ते जो हैं अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हो गए प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। याद करिएगा, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उसको 2 जून 2025 में लंच के लिए बुलाया था व्हाइट हाउस में। 1-on-1 लंच हुआ था, बातचीत हुई थी। तो जैसे आप बता रही हैं, पाकिस्तान आज एक ऐसा मुल्क है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में तीनों बड़ी ताकतों के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं, और वो ऐसा मुल्क है जो कि सब रीजनल पावर समझती है। अब उनको समझ में आ गया है कि जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, और वो कैसे समझ रही है, सिंदूर से, कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज में पाकिस्तान कम नहीं है। फिर उनके ये भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान लड़ाई लड़ने की विल रखता है, कि वो लड़ते हैं, लड़ने को तैयार है वो। हमने जितने भी ऑपरेशंस किए हैं पाकिस्तान के साथ पिछले 12 साल में,
हमने हमेशा उनके टेररिस्ट टारगेट को टारगेट किया है। उन्होंने हमेशा रिटर्न में हमारे मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया है। मिलिट्री टारगेट का मतलब होता है यू आर शोइंग द विल टू फाइट। फिर वो मुस्लिम कंट्री है, फिर वो वही अकेला मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, फिर वो एक ऐसा मुल्क है जहां पे डिप्लोमेसी बहुत अच्छी वो समझदारी से करते हैं। अगर उनको थोड़ी सी किसी की बढ़ाई भी करनी होती है वो कर देते हैं। हमने जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं दिया ये श्रेय कि आपने सीज फायर करवाया है, उन्होंने फौरन दे दिया पाकिस्तान ने, और ये भी कह दिया कि साहब जो है आपको पीस प्राइज के लिए हम नोबेल पीस के लिए नॉमिनेट करते हैं। कहने का मतलब ये है पाकिस्तान ने 3 बड़ी बड़ी चीजें हासिल करी हैं। पहली बात, शुरुआत हुई थी एज अ फैसिलिटेटर। 11 अप्रैल को जब ये पहली बार हुआ था कि दोनों साइड बातचीत करेंगी तो इस्लामाबाद में तय हुआ था बातचीत होगी। आपको याद होगा वो 11 अप्रैल को था। फैसिलिटेटर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप जगह जो है ऐसी बनाएं दोनों साइड के लिए, जो दोनों साइड को लगे कि हाँ मैं यहां पर सिक्योर हूं। सो दे वर ओनली द फैसिलिटेटर। उसके बाद वो मीडिएटर बन गए। मीडिएटर का मतलब होता है कि आप दोनों साइड आप बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, तो आप एक साइड के पास जाइएगा, उसकी प्रॉब्लम समझिए, दूसरी साइड को बताइए, वो बताएगा आपको मेरी क्या प्रॉब्लम है, तो आप मीडिएट कर रहे हैं। उसके बाद अब क्या हुआ है, क्योंकि उनको ये जो उनकी काबिलियत मैंने आपको बताई है, एक लौता कंट्री है जो वेस्ट एशिया का कंट्री नहीं है पर उसको वेस्ट एशिया में शामिल कर लिया गया है। और वो शामिल कैसे हुआ है, अगर आप देखिएगा जो एमओयू साइन हुआ है, जो ईरान ने एमओयू साइन करा है, उस पर लिखा हुआ है इस्लामाबाद एमओयू। और जो 3 बड़ी बड़ी और जो ताकतें हैं रीजनल पावर्स दैट मैटर, कौन सी हैं रीजनल पावर्स, जैसे कि इजिप्ट है, जैसे सऊदी अरेबिया है, टर्की है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। तो आज पाकिस्तान जो साउथ एशियन कंट्री है अब वो जुड़ चुका है वेस्ट एशिया के साथ। तो अब आप समझ सकती हैं वो कहां से कहां पहुंच चुका है। जी, ये तो एक तरह का रेवोल्यूशन है कि किस तरह से कहां वो पहुंचा है, और आपने बेहतरीन तरीके से उसको यहाँ एक्सप्लेन किया है। और इसी में जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये था कि आखिर प्रवीण जी ये क्या अचानक हम ये होता हुआ देख रहे हैं, या फिर ये एक पाकिस्तान की लॉन्ग स्ट्रैटेजी थी जिसका हम नतीजा यहाँ पर हम सामने आता हुआ देख रहे हैं, या आप ये देखते हैं कि जिस तरह से ज्योग्राफी है उसकी वो उसको बहुत सूट करती है, या जो एक मिलिट्री पावर है, न्यूक्लियर पावर है, इसलिए वो सूट करता है उसको। क्या आखिर रीजन है कि चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम ग्लोबल नॉर्थ की बात करें, ग्लोबल साउथ की बात करें, दोनों तरफ के जो पावर्स हैं वो पाकिस्तान से हाथ मिलाना चाहती हैं या पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई हैं? देखिए, सब कुछ है, मुस्लिम नेशन है, न्यूक्लियर वेपन है, कनेक्टिविटी है, ज्योग्राफी है, पर सबसे बड़ी बात यह है जो हमें समझनी है कि उनके जो जनरल्स हैं आर्मी के, वो फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं कि 1998 में जब हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तब अमेरिका क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान टेस्ट ना करे। तो जो उनके एक बहुत रिप्रेजेंटेटिव थे, स्ट्रोप टैलबर्ट, अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो कोशिश कर रहे थे कि उस समय जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, उनको कांटेक्ट करें, तो नवाज शरीफ के दफ्तर में कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। फिर उन्होंने जो आर्मी चीफ थे जनरल जहांगीर करामत, वहाँ फ़ोन किया, उन्होंने कहा आ जाइए हमसे बात करिए। तो बात हुई, उसमें जहांगीर करामत ने 2 टूक बोल दिया अमेरिकन को, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप जाइए। तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने भी टेस्ट किए, हम जानते हैं। उसके बाद एक नोट भेजा जनरल जहांगीर करामत ने फॉरेन ऑफिस में कि देखिए अब जो पाकिस्तान है न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो गया है, तो अब हमारा भी रोल बन गया है डिप्लोमेसी में, फॉरेन पॉलिसी में। और अब आप अगर जो देख रही हैं तो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, जो रास्ता शुरू किया था जनरल जहांगीर करामत ने, वो आसिम मुनीर आगे ले गए हैं। ये जो बात हो रही है, जो ट्रंप भी बात करते हैं, वो कहते हैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल।
तो सारी देखिए, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, मतलब कामयाबी का वो, he should also get the thing. But the point is that more and more countries, they want to talk to Field Marshal Asim Munir because they know that these people understand diplomacy, they understand how to talk to them, because this is something they have worked very well, and they are the people who are in power in the GHQ. तो आपको ये सब चीजों को सामने रख के फिर एक फोटो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिप्लोमेसी में, और स्पेशली अभी जैसे दुनिया बदल रही है, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, जो फॉरेन पॉलिसी जो हमारी बनाते हैं, पहली तो बात यह है कि सरकार फॉरेन पॉलिसी बनाती है, हमारी डिप्लोमेट्स तो बनाते नहीं, उनका काम है उसको आगे ले जाना। तो आज भी मैं समझता हूं हमारी जो सबसे बड़ी खामी है, शॉर्ट कमिंग है हमारे डिप्लोमेट्स की, उनको मिलिट्री पार्ट समझ में नहीं आती, जो कि केस नहीं है पाकिस्तानी जनरल्स के साथ, क्योंकि वो सिक्योरिटी तो शुरू से ही देख रहे थे। मिलिट्री लाइन ऑफ कंट्रोल जब बनी थी 1 जनवरी 49 से, तो वो उनकी जिम्मेदारी बन गई, सीज फायर लाइन। तो उनको वो भी समझ में आता है, उनको ये भी समझ में आता है, और वो पीछे नहीं हटते किसी को थोड़ा सा बताने में कि हाँ साहब आपने सीज फायर कराया। यू सी, इन टर्म्स ऑफ वो ये झिझकते नहीं है कि मैं ही सारा क्रेडिट ले लूं, दूसरे को क्रेडिट दे देते हैं अगर उनका फायदा हो रहा है। ये सब बातें होती हैं जिनको समझना पड़ता है। बिल्कुल प्रवीण जी, आई थिंक यू आर द ओनली वन इन इंडिया, खासतौर पे एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, जो पाकिस्तान को 2019 को जब बालाकोट अटैक किया गया था, उस समय अगर आप याद करिएगा तो क्या हुआ था, हमने खुद अपने एक हमारा जो था हेलीकॉप्टर, हमारी ही मिसाइल से उसको गिरा दिया था। याद करिएगा, 6 या 7 लोग हमारे उसमें मारे गए थे। एयरफोर्स ने अपनी मिसाइल से अपने ही हेलीकॉप्टर को गिरा दिया था उस पूरे कंफ्यूजन में, जो जब उन्होंने हमारे पे वो काउंटर अटैक किया, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, जो पाकिस्तान ने किया था हमारे ऊपर वंस वी हैड डन द बालाकोट अटैक्स। तो उसके बाद सरकार ने उस रिपोर्ट को जाहिर ही नहीं किया जब तक कि 2019 के इलेक्शन नहीं हो गए, वहां तक रुके रहे। पहली बात, इन बातों को आप समझने की कोशिश करिए। दूसरी बात क्या है, जो अभी बात हो रही है कि 6 शहीद हो गए और बयान दे दिया राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में, ये बात इतनी नहीं है, इसके आगे भी है, क्योंकि अभी तक ये नहीं हमको पता है कि जो एयर वॉर हुई थी 6 और 7 मई की नाइट को, क्या हमारा कोई जहाज गिरा था, क्या हमारा कोई पायलट जो जहाज में था वो जख्मी हुआ था, या क्या हुआ था उसका, वो तो हमें मालूम ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, ये बात कुछ और भी खुलेगी, आगे चल के सच सामने आएगा। कहने का मतलब ये